हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलडी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर कुछ मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आने वाली भर्ती परीक्षा की, उन्हें काफ़ी पसंद आएंगे ये वीडियो, और साथ ही काफ़ी प्रश्न उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं एक करके सारे प्रश्न। तो शुरू करते हैं पेडागोजी से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? ए नकारात्मक, बी मात्रात्मक या सी गुणात्मक? तो इसका सही आंसर है बी मात्रात्मक। तो देखिए, जब जो बालक होता है या जो बच्चे होते हैं, उनका जब शारीरिक विकास होता है तो उनकी किसके विकास को दर्शाता है? मात्रात्मक विकास होता है। यानी कि जो उनकी लंबाई बढ़ती है, जो उनका वेट बढ़ता है, वो क्या होता है? मात्रात्मक विकास होता है। मात्रात्मक मीन्स जिसे मापा तोला नापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहते हैं, क्या कहते हैं? ए IIT, बी ICT या सी संचार प्रौद्योगिकी? तो इसका सही आंसर है बी ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, यानी कि उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष, तो उसका IQ क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, IQ निकालना आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले देखते हैं IQ का फॉर्मूला क्या होता है। यह होता है मानसिक आयु अपॉन या बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इस तरह आप IQ निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो इसकी मानसिक आयु है 5 वर्ष और वास्तविक 4 गुणा 100। तो ये देखिए, 4 से अगर हम 5 को काटे कितना? 1.25, और 1.25 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 125। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका IQ कितना होगा? 125। अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि 125 ये जो बुद्धि लब्धि की सारणी है, उसमें कौन सी बुद्धि है? जैसे आपने पढ़ा हुआ सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि होती है, प्रखर बुद्धि होती है। तो उनमें से 125 कौन सी बुद्धि में ये शामिल करेंगे हम इसे? अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो देखिए, कथन पूछे जाते हैं। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है किसने कहा? ए वुडवर्थ, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर? तो देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया ये कहा वुडवर्थ ने। तो ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 5वां, इदम अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ये किसका कथन है? तो इथ, ईगो और सुपर ईगो, ये जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, उसके 3 घटक किसने बताए हैं? ए एडलर, बी फ्राइड, सी यूंग या डी स्किनर? तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था ये किसका है? ये है सिगमंड फ्राइड का, जो ऑस्ट्रिया के थे मनोवैज्ञानिक। अगला है 6वां प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? किसके? प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में। ए फ्रोवेल, बी जीन पियाजे और सी जॉन डीवी? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? वो है जॉन डीवी। अगला प्रश्न 7वां, अधिगम का वह कारक जो शिक्षक विकसित नहीं कर सकता, जो शिक्षक विकसित नहीं करता बल्कि उसे बच्चे को खुद करना होता है। ए रुचि, बी परिपक्वता, सी एकाग्रता या डी अभिप्रेरण? तो कौन सा वो कारक है जिसे शिक्षक निम्नलिखित में से नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? परिपक्वता। बाकी देखिए, बच्चे रुचि होती है, एकाग्रता होती है, अभिप्रेरण ये किया जा सकता है। यानी कि इसमें बच्चे की रुचि जागृत की जा सकती है, किसी भी विषय में एकाग्र किया जा सकता है, उसे अभिप्रेरण भी दिया जा सकता है, लेकिन परिपक्वता उसके खुद के अनुसार होगी बच्चे की। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। असंगत यानी जो असंगत है, गलत है, कौन सा युग्म?
ए सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, सी सीखने का समग्र विकास सिद्धांत हल जो आपके हैं क्लार्क हल, डी सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है सीखने का समग्र सिद्धांत हल, यानी कि क्लार्क हल इसके नहीं है, बल्कि सीखने का समग्र सिद्धांत ये किसका है, कोहलर का है। किसका है, कोहलर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जबकि हल का क्या है, इनका है प्रबलन सिद्धांत। इनका क्या है, प्रबलन सिद्धांत सीखने का, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जो सीखने का समग्र सिद्धांत है इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, या सी द्रुत गति विकास का नियम। तो इसका सही आंसर है बी अनियमित विकास का नियम। ये किसका है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। प्रश्न संख्या 10, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए थॉर्नडाइक, बी गिलफोर्ड, या सी स्पीयरमैन। तो देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये किया स्पीयरमैन ने। तो राइट आंसर क्या है, स्पीयरमैन। और इसके अलावा बात करें थॉर्नडाइक, तो इनका था बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का। गिलफोर्ड, इनका था त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी। और स्पीयरमैन का था द्विकारक, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 11वां, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है। जब जो बच्चे होते हैं उनके अंदर विद्रोह की भावना आती है, किसमें है, ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था, या डी उत्तर किशोरावस्था। तो देखिए, जो विद्रोह होता है वो किशोरावस्था में होता है, लेकिन किशोरावस्था में भी किसमें, पूर्व किशोरावस्था में। कौन सी, पूर्व किशोरावस्था में। जब बालक ये लगभग 12 से 14 वर्ष तक का होता है, तब ये पूर्व किशोरावस्था होती है, तब इसमें क्या होता है, विद्रोह की भावना बच्चे के अंदर आती है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। जो अधिगम का पठार होता है उसका कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, या डी शारीरिक सीमा। तो कौन सा ऐसा है जो अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो ये है विद्यालय का असहयोग। अब अधिगम का पठार क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक वक्र है, ये है हमारा, अगर हम कहें सीखने का, अगर हम ऊपर को कहें कि कितना बच्चा सीख रहा है, तो यहां से क्या होता है, समय के साथ बच्चा सीखते रहता है, सीखते रहता है। लेकिन क्या होता है, एक समय ऐसा आता है, कुछ कारण होते हैं कि जो सीखने की गति होती है वो अचानक से उसमें ब्रेक लग जाता है और हम कुछ भी नया नहीं सीखते। तो इस तरह से आपने देखा होगा, जैसे पर्वत के ऊपर क्या होती है, ऐसी फ्लैट जो लैंड होती है, जमीन होती है, उसे हम बोलते हैं पठार, प्लेटो। तो यहाँ पर भी देखिए, इस जब ग्राफ होता है, सीखना बिल्कुल रुक जाता है एक उसमें, एक अवस्था में कुछ नया हम ज्ञान नहीं लेते, तो वो होता है अधिगम का पठार, अधिगम का पठार। इसे बोलते हैं अधिगम का पठार, कि हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया में हम कुछ नया नहीं सीख रहे। तो देखिए, प्रेरणा की सीमा, ज्ञान की सीमा और शारीरिक सीमा, तो ये तो कारण है, लेकिन विद्यालय का सहयोग ये कारण नहीं है। कई बार क्या होता है, देखिए हमें प्रेरणा नहीं मिल पाती तो हम कुछ नया नहीं सीखते हैं। या ज्ञान की सीमा, कई बार क्या होता है कि कुछ नया हम ज्ञान नहीं लेते हैं। शारीरिक सीमा, तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत थक जाते हैं, तो कुछ और भी चीजें होती हैं, जब हम नया ज्ञान नहीं लेते तो हमारा सीखना क्या हो जाता है, वो रुक जाता है लगभग, तो उसे बोला जाता है सीखने का पठार। तो सीखने के पठार को दूर करने के कई तरीके हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 13वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ जिसे बोला जाता है, 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की क्या भूमिका है, ए सत्तावादी, बी अधिनायकीय, या सी सुविधादाता। तो देखिए, जो आपकी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, और शिक्षक की क्या भूमिका है, सुविधादाता।
यानी कि जो भी अधिगम में बच्चे को सुविधा चाहिए उसे प्रदान की जाए, जिससे बच्चा खुद किसी भी अधिगम को करके सीखे। अगला प्रश्न है 14वां, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ए एकीकृत, बी समावेशी, सी विशेष या डी नियमित? तो जो एनसीएफ 2005 है वह समावेशी शिक्षण प्रणाली को क्या करता है? इसे प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो आप पढ़ लेंगे पहले नहीं। कौन सा नहीं है? ए ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बी अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करवाना, सी रटने को महत्व प्रदान न करना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये तो सिद्धांत है। रटने को महत्व प्रदान न करना यानी कि बच्चा ज्ञान केवल रट कर न ले, ये कहता है इसका सिद्धांत। जबकि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करवाना ये इसका सिद्धांत नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? जिसे आरटी शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन आरटी 2009 कहा जाता है। कब से हुआ प्रभावी? ए 2009, बी 2010 या सी 2011? तो देखिए ये वैसे नाम इसका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 2010 से। तो इसका आंसर है बी 2010। तो अगला प्रश्न है 19वां, कब संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो शिक्षा को क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार। ए 12 नवंबर 2001, बी 12 दिसंबर 2001, सी 5 सितंबर 2002 या डी 8 अक्टूबर 2003? तो देखिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 86 में संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा था? 86 में। और ये कब हुआ था? 12 दिसंबर 2002 को। और इसके तहत जो हमारी शिक्षा है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है 20वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 45? तो कई बार पूछा जाता है, तो ये इसका सही आंसर क्या है? सी अनुच्छेद 21A। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आपके पेडागोजी से संबंधित, शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रश्न उत्तर जो पेडागोजी के पार्ट में आपसे पूछे जाने हैं। चलिए अब देखते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 21, अष्टयाम किसकी रचना है? ए अग्रदास, बी नाभादास, सी केशवदास या डी कबीरदास? तो देखिए अष्टयाम जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का भी बताया गया है वो किसकी है? नाभादास जी की रचना, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 22वां, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद कबीरदास जी के गुरु भी थे ये रामानंद, और इन्होंने जो रामानंद थे अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किसमें किया? ए आनंद भाष्य, बी पंचस्तवी, सी रामार्चन पद्धति? तो देखिए इसका सही आंसर है सी रामार्चन पद्धति। अगला प्रश्न है 23वां, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, ये पंक्ति किसकी है? ए धनानंद, बी बिहारी, सी देव या डी ठाकुर? तो देखिए अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, ये पंक्ति है देव की, ये कई बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन कवियत्री शामिल थी? देखिए पहला सप्तक आया आपका 1943 में, अज्ञेय जी के द्वारा लाया गया था, 7 कवि थे इसमें। और दूसरा सप्तक आया आपका 1951 में, से 4 सप्तक थे, तो दूसरा 1951 में आया आपका सप्तक। इसमें जो 7 कवि थे उनमें कौन कवियत्री शामिल थी? तो ये ए महादेवी वर्मा, बी शकुंतला माथुर या सी सुमन राजे? तो इसका सही आंसर है बी शकुंतला माथुर, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, यानी कि बाण भट्ट और दंडी रहा करते थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गोविंद नारायण मिश्र या सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी?
तो इसका सही आंसर है बी, गोविंद नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, ये किसने कहा? ये जो पंक्ति है वो किसने कही? ए कॉलरिज, बी किट्स, सी वर्ड्सवर्थ या डी प्लेटो। देखिए ये सभी पश्चिमी कवि हैं, तो ये किसने कहा था? ये कहा था कॉलरिज ने। अगला प्रश्न, कौन सी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो देखिए जो हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है जो बोली है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी कन्नौजी या डी अवधी। तो देखिए इसका सही आंसर है डी अवधी। अवधी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी। देखिए पूर्वी हिंदी की ट्रिक है, पूर्वी हिंदी की ट्रिक के लिए आप करिए बस ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी क्या है? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी हमारी क्या है? पूर्वी हिंदी। जबकि खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी क्या है आपकी? पश्चिमी हिंदी। तो हमारा ऑप्शन सी, डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 28वां, वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए कुसुमाकर, बी मधुमास, सी कांतार या डी ऋतुपति। तो देखिए जो वसंत ऋतु है इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? कांतार नहीं है। देखिए कुसुमाकर, मधुमास और ऋतुपति ये वसंत ऋतु के नाम है, जबकि कांतार किसका है? ये वन का है, वन, जंगल, विटप जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है तो प्रश्न आप पूरा पढ़ेंगे। ए दुग्ध, बी मयूर, सी सफेद या डी शेष। तो ध्यान दीजिए जो तत्सम शब्द होते हैं ये किसके शब्द होते हैं? संस्कृत के। और जो तद्भव होते हैं जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए होते हैं। तो यहां पर देखते हैं संस्कृत वाले शब्द कौन से? दुग्ध संस्कृत का शब्द है, मयूर संस्कृत का शब्द है, शीर्ष संस्कृत का है, लेकिन सफेद क्या है? ये श्वेत से बना है, श्वेत तत्सम है, इससे बना है सफेद। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सफेद। जबकि दुग्ध से क्या बनेगा आपका? दूध। मयूर से क्या बनेगा? तद्भव, मोर। शीर्ष से क्या बनेगा? शीर्ष। जबकि सफेद क्या है? ये तद्भव ही है। अगला प्रश्न, रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? रघुवंशम कालिदास जी का नाटक, ये 18, बी 19, सी 20 या डी 21। तो देखिए जो रघुवंशम है उसमें कितने हैं? 19 सर्ग। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार ग्रंथ के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कामायनी एक पुनर्विचार इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगला प्रश्न, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ए मीमांसा दर्शन, बी सांख्य दर्शन या सी न्याय दर्शन। तो जो भुक्तिवाद है भट्टनायक का वो है आधारित सांख्य दर्शन पर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 33वां, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, किस कृति से ली गई है ये पंक्तियां? ए आंसू, बी सरोज स्मृति या सी राम की शक्ति पूजा। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये ली गई हैं सरोज स्मृति से, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और देखिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे उन्होंने उनकी जो बेटी थी जिसका नाम सरोज था उसकी स्मृति में, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसकी स्मृति में उन्होंने ये लिखी थी कविता। अगला प्रश्न है 34वां, कौन सा नाटक भास का नहीं है? ए स्वप्नवास दत्तम या स्वप्नवास दत्ता, बी प्रतिमा या सी मुद्रा राक्षस। तो देखिए इसमें से जो सी है वो हमारा सही आंसर है। ये भास की रचना नहीं है बल्कि किसकी है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। तो फ्रेंड्स आज का जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, आइए देखते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है? प्रभात गीतान, उषा प्रेमदा या सी मन्नू भंडारी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे और इस प्रश्न के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रश्न से संबंधित कोई भी आपका विचार हो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।